aspects of intelligence are dealt by Sternberg's triarchic theory except। स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है, ज्यादातर नहीं आता है बट पूछा जा सकता है क्योंकि 2-3 बार आया हुआ है सीटेट में। तो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी मतलब 3 बुद्धि की बात की है स्टर्नबर्ग ने, उनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है, स्टर्नबर्ग की बुद्धि का प्रकार कौन सा एक नहीं है। ठीक है बात, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। तो आंसर इसका क्या होगा, सोशल, बी ऑप्शन। उन्होंने कॉम्पोनेंशियल की बात की है, एक्सपीरियंशियल की बात की है जिसे क्रिएटिव कहा है, दूसरा नाम इसका क्रिएटिव है। कॉन्टेक्चुअल का दूसरा नाम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है और कॉम्पोनेंशियल का दूसरा नाम एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। तो इनके 2-2 नाम हैं, इसलिए भी कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने आपको ये PCA से याद कराया हुआ है, याद हो तो आपको। PCA मतलब प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। प्रैक्टिकल को हम कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं, क्रिएटिव को हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, एनालिटिकल को हम कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं। सोशल की बात स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी में नहीं हुई। ट्रायर्किक मतलब त्रिबुद्धि सिद्धांत, यानी 3 प्रकार हैं बुद्धि के स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग, जिसमें से प्रैक्टिकल जिसको कॉन्टेक्चुअल भी कहेंगे, क्रिएटिव जिसको एक्सपीरियंशियल भी कहेंगे, एनालिटिकल जिसको कॉम्पोनेंशियल भी कहेंगे। इस पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें ये थ्योरी तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फेसाइजेस, यानी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि जो सिद्धांत है MI का, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनकी बुक भी है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। तो बहुबुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं ये बताइए एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन है आपके सामने, जनरल इंटेलिजेंस है बहुबुद्धि, कॉमन एबिलिटी है जो स्कूल में चाहिए होती है, यूनिक एबिलिटीज हैं हर बच्चे की, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, या कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो आपने अगर थोड़ा भी गार्डनर को पढ़ा है तो एक बात निश्चित है कि आपको ये बात पता होगी कि यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, इसीलिए तो गार्डनर ने बहुबुद्धि की बात की है। गार्डनर ने कहा कोई एक चीज बुद्धि नहीं है, मल्टीपल आयाम हो सकते हैं बुद्धि के, बहुबुद्धि हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि काम कर सकती है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा तो उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके अंदर काइनेस्थेटिक पाई जाएगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक, किसी को बोलने में यानी भाषा पे पकड़ है तो लिंग्विस्टिक वर्बल हो जाएगा, किसी को लॉजिक मैथमेटिक्स में है तो लॉजिको मैथमेटिकल हो जाएगा, किसी को विजुअल स्पेशियल है यानी कि इंटीरियर डेकोरेटर और कार्टोग्राफर और आपका ये जो होते हैं क्या कहेंगे आर्किटेक्ट्स, तो वो विजुअल स्पेशल हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने 8 प्रकार की बात की है और कहा है कि हम बच्चों को अनेक तरीके से पढ़ा सकते हैं, कोई सिर्फ एक फिक्स्ड तरीका नहीं है। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम चीजें करें, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो बुद्धि उसमें हमें ज्यादा लगे उस पर हम काम करें। द साउंड्स TH, PH और CH, थ, फ और च, थ, फ और च जो हैं इनको क्या कहोगे, इन साउंड्स को, इन ध्वनियों को बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है आपके सामने, मॉर्फीम्स कहोगे, ग्राफीम्स कहोगे, लेक्सीम्स कहोगे या फोनीम्स कहोगे, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। कौन है जो हेयर कट की बात कर रहा है, कौन सा है मुझे भी कराना है, नहीं बताया जाएगा दीपिका, एक दिन बता दिया है, अब जाके वाली वीडियो ढूंढो, उस पर व्यूज बढ़ाओ कुछ, तब जाकर के हम आपको बताएंगे। यार मजाक कर रही हूँ, लेजर और स्टेप करके कुछ कुछ था, मेरे को 2 ही नाम पता है, मैं दोनों करा देती हूँ एक साथ, साल भर में, 1.5 साल में। आंसर होगा फोनीम्स, आंसर होगा फोनीम्स, जिनको ध्वनिम या स्वनिम कहते हैं बेसिकली। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है बात, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम फोनीम कहेंगे। फोन का मतलब ये साउंड से रिलेटेड, इससे ज्यादा आप और तोड़ेंगे तो कोई ध्वनि नहीं बचेगी, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। यहां पर सिमेंटिक्स और सिंटैक्टिकल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स को हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से बचा जाए, यानी लड़के और लड़कियों पे अलग अलग से टिप्पणियां या फिर रूढ़िबद्धता करने से बचा जाए, इसके लिए क्या काम सही होगा, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। फोर्थ का डी मतलब एनकाउंटर बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। अरे यार क्या बात करते हो, अवॉइड करने की बात की जा रही है कि अवॉइड कैसे करें, रूढ़िबद्धता से बचें कैसे, इक्वालिटी की तरफ कैसे आए। तो सिंपल बात है कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालो गर्ल्स और बॉयज दोनों को, बॉयज भी खाना बनाएं उनको प्रमोट करो, गर्ल्स ऑफिस जाएं, या इस तरीके के नॉन ट्रेडिशनल रोल्स जो समाज
जनरली नहीं दिखाता। गर्ल्स भी जो है वो कैब ड्राइवर हो सकती हैं, पायलट्स हो सकती हैं, इस तरीके से नॉन ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशन से हटके हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं से रूढ़िबद्धता आ रही है, जो चीज चली आ रही है उसी को आपने मान लिया और फिर उसको अंतर का आधार बना लिया। तो इसलिए आंसर इसका ए ऑप्शन सिंपल, सरल, सुगम आंसर बनेगा। ठीक हो गई होगी बात यहां तक की। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप की तो बात कर ली हमने, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो स्कूल्स शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए स्कूल्स को। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते। ठीक है बात, तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऑप्शन देखो कौन सा बेस्ट होगा। Narrow the gap between individual students, even out abilities and performance of students, understand why students are able or unable to learn। सिंपल सी बात है, यदि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जान लोगे, यह समझ जाओगे कि भाई शिक्षार्थियों में सीखने की योग्यता क्यों है और क्यों नहीं है, कोई बच्चा कोई चीज को जल्दी क्यों सीख पा रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, इसका सिंपल सा मतलब है आप जान पाओगे कि बच्चों के सीखने के या ना सीखने के कारण क्या है। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस कर रहे हैं कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते और हम उनसे सेम चीज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है केदारमल जी। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। मतलब एक स्कूल है जो सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहता है बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करते हुए, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान रखा जा सके, सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों की नीड के लिए कुछ कुछ किया जा सके। अब इसके लिए स्कूल क्या करे ये बता दो, दीजिए जवाब, क्या करे स्कूल, कहां जाए। पहला ऑप्शन है फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, दूसरा है रिमूव कर देना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। रिमूव करेंगे तो रोबोट बन जाएंगे सब, फिर हम में सब में अंतर कैसे पाया जाएगा, आवाज से लेकर के और हमारी हरकतों तक। रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, ये भी बात गलत होगी क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, एक ही स्कूल के अंदर सभी तरह के बच्चों को हम पढ़ाने की बात करते हैं। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम, सभी के लिए सेम लेवल नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। तो आंसर होगा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हम फॉलो करेंगे और बच्चों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देंगे, सीखने के विविध अवसर देंगे ताकि वो अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि, अपनी एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के अनुसार सीख पाए। बात तो ठीक है यहां तक की, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही, बहुत सारे लोगों को तो ये क्वेश्चंस लड्डू लग रहे होंगे क्योंकि अगर आपने मेरी थियरीज की वीडियो देखी है तो ये आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइजेस, जो सीसीई है वो किस चीज पर एम्फेसाइज करेगा, किस चीज पर बल देगा, किस चीज पर जोर देगा। पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग, यानी आप सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करते रहो। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड अपॉन, कैसे आप अधिगम को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो, ये देखोगे। या फिर फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट्स विद द टीचिंग, या रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, रिडंडेंट है यानी जरूरत नहीं है इनकी। आंसर कीजिए। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यदि बात करें तो यहां बात होती है कि कैसे लर्निंग को ऑब्जर्व किया जाए, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अवलोकन किया जाए, देखा जाए बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कहां उनकी स्ट्रेंथ है, कहां वीकनेस है, रिकॉर्ड किया जाए इस बात को और आगे इंप्रूवमेंट के लिए कदम बढ़ाया जाए। ये बात करेगा सीसीई, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें सतत का मतलब है लगातार चलने वाला और व्यापक का मतलब है होलिस्टिकली, सर्वांगीण रूप से जो आपका आकलन करे बच्चे के करिकुलर एरियाज को भी और को करिकुलर एरियाज को भी, शैक्षिक पक्ष भी और सह शैक्षिक पक्ष भी, यानी पेन पेपर टेस्ट भी और उसकी बाकी की इंटरेस्ट एबिलिटीज या जो भी अदर फील्ड्स में वो कर सकता है उनको भी आप जांचने का प्रयास करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, ये सीसी के साथ जोड़ा जा सकता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन का मतलब है कि भाई बाहर जाकर के बच्चे किसी और स्कूल में किसी और जगह पर पेपर या प्रैक्टिकल नहीं देंगे, अपने स्कूल में ही उनका आकलन हो जाएगा। ये बात किस चीज से जुड़ी हुई है, इससे अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। ये रुकावट का काम करता है यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में, या फिर हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, यानी बच्चों को जांच करके पता लगा करके कहां समस्या है सीखने में मदद करेगा, या फिर मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल। सिंपल सी बात है, जब विद्यालय में आकलन होगा, SBA एक सिस्टम है, इसीलिए लाया गया है कि बेहतर
बेहतरी के लिए काम में लाया जा सके, बच्चों का कुछ भला हो सके। इसका मतलब है बच्चों को मदद करेगा बेहतर सीखने में। डायग्नोसिस के थ्रू जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बेहतर जानते हैं बच्चों को, क्योंकि साल भर से देख रहे हैं उनको, तो वो डायग्नोस करेंगे, प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, बाद में रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो इस तरीके से एसबीए जो है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वो बेहतर चीज हुई। ये सब जो काम है ये परिचित होंगे शिक्षक, मतलब वहां पर स्कूल में ऑलरेडी बच्चे देख रहे हैं साल भर से, ऐसा नहीं है कोई बाहर का एग्जामिनर आया और बच्चा डर गया। तो इसलिए भी एसबीए स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन असेसमेंट अच्छा है कि फैमिलियर एनवायरनमेंट में होता है, परिचित माहौल में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, यानी सीखने की तत्परता किस चीज पर निर्भर करती है, किस चीज की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता किस चीज की ओर संकेत करती है, बताइए एक बार। जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या फिर प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन दी लर्निंग कॉन्टिन्यूअम, यानी जो सीखने के सात्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सी ऑप्शन सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग, यानी जो सीखने का एक्ट है उसमें उससे एक सेटिस्फेक्शन ड्रॉ हो, या फिर थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। तो सब ने मिक्स्ड आंसर दिया है अपने अपने अनुसार। बहुत बढ़िया सौम्या, अलग अलग आंसर्स आप लोग यहाँ कर रहे हो। लाइक शेयर करते रहिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा हो। आजकल आप लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? 9:30 बजे आप डेली मिलिए, इवन कोशिश रहेगी। कल क्या है? अरे यार कल भी सेशन है, मैं देखती हूँ कल से 9 बजे हो पाता है तो, नहीं तो 9:30 तो मिल ही रहे हैं हम लोग 9:35 पे। रेडीनेस फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए तत्परता। सीखने की तत्परता का मतलब है कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी है। ये बात प्याजे से जुड़ी हुई है। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि बच्चों को आप मोटिवेट कर दो, वो बाहरी रूप से तैयार है कि नहीं, लेकिन ये रेडनेस फॉर लर्निंग है कि उसका कॉग्निटिव स्तर जेनेटिकली वो जो स्टेज है उसमें है कि नहीं, कि वो उतना मैच्योर है भी कि नहीं सिखाने लायक। तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन दी लर्निंग कॉन्टिन्यूअम। मतलब कि आप, ऐसा तो नहीं है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब यहां है, ऐसा तो नहीं है कि आप तीसरी क्लास की बुक जहां पढ़ाई जानी थी वहां आप 5वीं क्लास की पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा तो संज्ञानात्मक रूप से रेडी नहीं होगा, तो आपको लेवल को भी देखते हुए पढ़ाना पड़ेगा। रेडीनेस ऑफ लर्निंग की, अगर रेडीनेस फॉर लर्निंग की बात हुई है तो यही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, थॉर्नडाइक वाला क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, ये बात वहां नहीं कही जाएगी, वो लॉ ऑफ रेडीनेस है और वो अलग है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी अधिगम और क्षमता सभी की वजह से हो सकती है, किसी एक को छोड़ करके। अब वो कौन सा है एक, ये आप बता दीजिए। सेरेब्रल डिसफंक्शन है, इमोशनल डिस्टरबेंस है, बिहेवियरल डिस्टरबेंस है, या फिर सांस्कृतिक कारक यानी कल्चरल फैक्टर्स है। अगर मैं एक्सेप्ट किसी को छोड़ने की बात करूं, यहां लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा रीजन नहीं होगा, नॉट या लीस्ट कह दिया हमसे एक तरीके से। तो सेरेब्रल डिसफंक्शन यानी ब्रेन में कुछ डिसफंक्शनिंग हो जाए, ये बात तो है, ये तो रीजन हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इमोशनल डिस्टरबेंस भी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी अगर लंबे समय तक रहे तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन कल्चरल फैक्टर्स से किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होते हुए हमने तो नहीं देखा कि सांस्कृतिक कारक है कि संस्कृति ऐसी है इसलिए उनको कुछ हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। ये तो न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन से संबंधित समस्या है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिसमॉर्फिया हो, डिस्टोपिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, डिस्फेजिया हो।